एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आ रहा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन सब क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमने अपना टीचिंग मेथड का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लेक्चर मेथड के बारे में, देन डेमोन्स्ट्रेशन, देन आपके हेरिस्टिक मेथड एंड प्लेवे मेथड, और उसके बाद के जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स बचे हैं वो सारे के सारे हम आज के इस क्लास में कवर कर लेंगे। प्लस एंड में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि आपके एक छोटा सा क्विज राउंड होगा, ये देखने के लिए कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ पूरी पढ़ाई एक साथ हमारे साथ यहाँ पर आपकी चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की गाड़ी और चलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा प्लेटफॉर्म आज का कौन सा है। तो सबसे पहले हमारी आज ट्रेन रुकी है प्रोजेक्ट मेथड प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परियोजना विधि के बारे में। अब देखिए, इस मेथड के बारे में आप सबको जरूर पता होगा। प्रोजेक्ट आप सबने अपनी क्लास में जरूर बनाए होंगे। सबकी टीचर्स प्रोजेक्ट तो देती ही देती है। आप अपने बीएड करा है, आपने डीएलएड करा है, जेबीटी करा है, एमए करा है, कोई भी आप अपना पढ़ाई करते हैं, एरिया लेते हैं, उसमें आपको प्रोजेक्ट जरूर बनाने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ आपके बचपन से लेके अभी तक आपके साथ है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बच्चों के लिए। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले ये मेथड बच्चों दिया किसने था, ये तो बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी पूछते हैं कि W.H. किलपैट्रिक द्वारा हमारा प्रोजेक्ट मेथड दिया गया था। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि कौन है इसके जनक, तो आपका आंसर होगा किलपैट्रिक जी। इन्होंने क्या बोला कि अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर बच्चा पूरी तरीके से मेहनत करता है, और कहां पर? एक सोशल एनवायरनमेंट में, यानी कि सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करके समाज में रहकर जब कोई एक्टिविटी बच्चा करे तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। क्लियर है आपको? एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ये लाइन किसने बोली थी, तो उसको हम आंसर में टिक लगाएंगे, W.H. किलपैट्रिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर भी आप बच्चों को कुछ प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ह्यूरिस्टिक मेथड में पढ़ा था कि हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम देते हैं और वहां पर बच्चा उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बच्चा किसी नई चीज की खोज नहीं करता, हम उसे बस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दे दें कि तुम्हें काम करना है कि पता लगा के आओ कि आपकी गली में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये उसके लिए एक प्रोजेक्ट हो गया, और उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है कि आखिर कितने जनों का वैक्सीनेशन हो गया है मेरी कॉलोनी में। और आप उसको साथ में एक टाइम लिमिट भी देंगे कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है, तुम्हें 2 दिन में अकेले जाके, या फिर तुम चाहे तो अपने 2 दोस्तों को और ले लो साथ में, आप सबको पता लगा के आना है कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है कोरोना के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया? क्या प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम देते हैं जिसके लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट को पूरा करना है। आप चाहे हर एक बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या फिर आप ग्रुप्स में भी इनको दे सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपने जो है एक बच्चे को टास्क दे दिया कि जाओ पता लगाओ तुम्हारी कॉलोनी में कितने लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है। तो ये क्या है? एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो आपको प्रोजेक्ट में कैसी चीजें देनी है बच्चे जो रियल लाइफ से रिलेट करें। अब आपने प्रॉब्लम तो दे दी, अब बच्चा क्या है, सोचेगा, एनालाइज करेगा, टुकड़ों में सोचेगा। अच्छा, मेरी कॉलोनी में कितने घर हैं, उन घर में कौन कौन से एज ग्रुप के लोग रहते हैं, किस किस का वैक्सीनेशन हो चुका है, वो सारी चीजों को एनालाइज करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। तो प्रोजेक्ट में क्या हुआ, बच्चा यहाँ पर चीजों को एनालाइज करता है, यानी कि यहाँ पर चीजों का विश्लेषण करता है। क्लियर है? चलिए, अब कोरोना का इंजेक्शन कितने लोगों को लग चुका है आपको ये पता लगाना है। तो आपके पास क्या है, एक पर्पस है, आपके पास एक गोल है जिसको आपको पूरा करना है। तो क्या हो गया, एक टास्क हो गया जिसका कोई ना कोई पर्पस होता है। बिना पर्पस के कभी भी कोई प्रोजेक्ट मेथड होगा ही नहीं आपका।
क्लियर है। इसमें आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है बच्चे को सोशलाइज करने के ऊपर, कि बच्चा जब आपस में बातचीत करेगा तो उसका सोशलाइजेशन बढ़ेगा। वो आप देखिए, चाहे तो आप बच्चे को ग्रुप में भेजिए या फिर आप अकेले भेजिए। अब बच्चा जब कॉलोनी में जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, पता लगाने के लिए, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करेगा, अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे का समाजीकरण होगा, बच्चे का सोशलाइजेशन हो जाएगा। चलिए ये चीज भी क्लियर है। नेक्स्ट है कि ये एक्सपीरियंस सेंटर टीचिंग मेथड है, यानी कि यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को जोर दिया जाता है। अब जैसे कि बच्चा गली गली में गया, घर घरों में जाके उसने पूछा, तो बच्चे ने खुद चीजें एक्सपीरियंस करी, और चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद बच्चा चीजों को यहाँ पर सीख जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है वो हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस सेंटर टीचिंग मेथड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि आखिर इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है एक ग्रुप में जो आपको देखने के लिए मिलेंगी प्रोजेक्ट मेथड में। सबसे पहला कि एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, जैसे कि अभी मैंने क्या बोला कि आपको जाके पता लगाना है कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि ये रियल लाइफ से रिलेट करेगी, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम देनी है ताकि बच्चा उन पे असलियत में काम कर सके। इमेजिनरी चीजें दोगे तो बच्चा काम नहीं कर पाएगा। अब तुम बोलोगे कि जाके पता लगाओ कि किसकी कौन गली में किसके पास डोरेमोन है। अब क्या डोरेमोन कोई रियल लाइफ है? नहीं है ना, तो बच्चा काम कर ही नहीं सकता उस चीज पे। क्लियर है? अब रियल लाइफ है तो रियल लाइफ एक्टिविटीज भी होंगी, यानी वो एक्टिविटीज होंगी जो वास्तविक जीवन में घटती हो। नेक्स्ट है कि ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ये भी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट मेथड में हर चीज का एक पर्पस होता है, किसी ना किसी चीज को, गोल को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड को करा जाता है। नेक्स्ट है लिबर्टी, यानी कि यहाँ पर बच्चे को फ्रीडम मिलती है। अब यानी कि देखो, बच्चे को मैंने फ्रीडम दे दी, अब चाहे तुम अकेले जाओ, अपने दोस्तों को लेके जाओ, चाहे तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड बनाओ, चाहे तुम फोन में रिकॉर्ड बनाओ, तुम में फ्रीडम है, बस तुम्हें वो प्रोजेक्ट पूरा करके लाना है। नेक्स्ट है यूटिलिटी, यानी कि आपको बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट देने हैं जिनका वास्तविक में कहीं जाके इस्तेमाल हो सके। ऐसी चीजें नहीं देनी है जिनका कोई यूज ना हो, वो बिल्कुल ही यूजलेस हो। अब जैसे कि आपने बच्चे को बोला कि वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में पता लगाना है, तो बच्चे को देखो अलग अलग घर से मिलेगा, अलग अलग घर से नॉलेज मिलेगी, वैक्सीनेशन के बारे में उसे नॉलेज मिलेगी और पता चलेगा कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, आपको ऐसा प्रोजेक्ट देना है जो एक ही सब्जेक्ट से रिलेट ना करता हो। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट दे दिया इंग्लिश का, तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ से इंग्लिश के चारों इर्द घूमे, उसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट या एटलीस्ट एक और सब्जेक्ट तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए। तो आपको इस प्रकार का प्रोजेक्ट देना है जहां पर कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ उनका एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन किया जा सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू दी। अब कैसे? अब सपोज कोई बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे की बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगी, एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ नियमों का हम पालन करेंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और ये सारी चीजें हमारी डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। तो प्रोजेक्ट से क्या हुआ, डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे के अंदर डेवलप होती है। क्लियर है इतना? अगर किसी को डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स के बारे में कि आखिर प्रोजेक्ट मेथड की क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक पर्सनालिटी, यानी कि समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जैसे आपने उसको टास्क दिया, उसने गली गली जाके पता लगाया, उसका देखो फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, वो घर घर जाके अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो होलिस्टिक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया इससे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ से मीनिंगफुल लर्निंग मिलती है। मीनिंग यानी कि इसका कोई मतलब बने। अब मतलब क्यों बनता है? क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट करती है, ये इमेजिनरी चीजें नहीं है, दिमाग का भ्रम नहीं है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मीनिंग सीखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसके द्वारा बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी कि जब बच्चा घर घर जाके पता लगाएगा ना, सबसे बात करेगा, तो देखना उसको कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा बच्चे आगे फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब जैसे कि मैं उसी एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। बच्चे ने घर घर जाके पता लगाया,
तो बच्चा जो है फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार हो जाएगा। सपोज आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो वैक्सीनेशन देखिए बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन को हमें इग्नोर नहीं करना है कभी। तो फ्यूचर लाइफ में अगर उस प्रकार की कोई चीज आती है तो वो इजिली उस चीज को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अलग अलग लोगों से डील करता है तो सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें बहुत मजा आता है। अब भैया तुम्हें मैं बोल दूं कि तुम्हें टास्क मिला, तुम बच्चे हो, जैसे कि हमें एक टास्क मिला था कि आपको कैंसर पेशेंट्स के लिए, जब हम 5th क्लास में थे, आपको अमाउंट कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या घर घर जाते थे और चंदा इकट्ठा करते थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, मोटिवेशन मिलता था, जैसे कोई हमारे गुल्लक में 10 रुपए डाल देता था। तो क्या वो प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, जब आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, यानी कि जब मेरे गुल्लक में बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिया, आज मैंने कोई काम पूरा कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिला, यानी कि कुछ आपने उपलब्धि प्राप्त करी है, आपको ऐसा। नेक्स्ट है प्रमोट डिसिप्लिन। अब आप देखिए, आप जब दूसरों के घर जाएंगे ना वैक्सीनेशन के लिए पता लगाने, तो क्या आप उनसे बदतमीजी से बात करेंगे? नहीं, आप उनसे एकदम तहजीब से बात करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सारे रूल्स का पालन करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलपमेंट होगा। तो ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरेबल लर्निंग। जो बच्चा चीज़ें खुद करके सीखता है वो ज़्यादा टाइम तक उसके साथ रहती हैं, बजाय कि जो आपने बस उसे लेक्चर देके सुना दी। अब मैंने एक बार खुद किसी चीज़ को करके सीख लिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक वो याद रहेगी। तो ये क्या होती है, ड्यूरेबल लर्निंग होती है। नेक्स्ट है नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चा नेचुरल तरीके से ही कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाएगा अपने आप और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इजी है, सब कुछ एकदम क्लियर है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, और इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कहीं ना कहीं देखना, ये सारे मेथड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें इनमें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर ये मेथड आप स्पेसिफिकली किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है समस्या समाधान विधि। चलिए इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको बच्चों सोक्रेटिक और सेंट थॉमस द्वारा दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सोक्रेटिक और सेंट थॉमस ने इस मेथड को दिया था। चलिए ठीक है, अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम, ये इनमें और बाकी मेथड में क्या डिफरेंस है। बाकी मेथड में क्या था, आपके सामने प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं पता कि वो करना कैसे है या फिर उस चीज को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप एकदम ब्लैंक होते हो। लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल करते हो, वहां पर आपको ये तो पता है कि क्या करना है, when you know what to do but you do not know how to do। कैसे? आपको पता है कि मुझे ये 5 बुक्स पढ़नी है मेरा एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं इनको किस तरीके से पढ़ूं कि मेरा अच्छी तरीके से सब चीजें कवर हो जाए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। साधन आपके सारे हैं, आपको पता है कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से रास्ते पर चलूं कि मेरी वो सारी चीजें मुझे मिल जाए। क्लियर हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम तो है, ये भी पता है क्या करना है, लेकिन भैया करे कैसे ये नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें क्या हुआ, आप कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए कुछ चीजों को ढूंढते हैं। आप ढूंढेंगे अलग अलग जगह, अलग अलग चैनल, यूट्यूब चैनल खोले आपने, किसी ने सिलेबस बता रखा हो, किसी ने गाइडेंस दे रखे हो कैसे एग्जाम क्लियर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती है। अगला ये बच्चों डिडक्टिव मेथड पे बेस है। अब आपको मैंने डिडक्टिव मेथड बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे कि आपको 5 बुक्स है आपके पास, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से उनको पढ़ूं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। आपने 10 यूट्यूब चैनल खोल लिए, 10 टीचर से पढ़ लिया, सबसे आपने उनके कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। तो आपने क्या हुआ, स्पेसिफिक लोगों से नॉलेज ले ली, फिर आपने वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर ली और अपना एक पैटर्न बना लिया, यानी आप जनरल पैटर्न पे आ गए कि मुझे देखो ये चीजें फॉलो करनी है ताकि मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकूं। तो आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है बच्चों, प्रोजेक्ट नहीं, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो आपका डिडक्टिव अप्रोच पर डील करता है। अच्छा, इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होते हैं, मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। इंडक्टिव में क्या होता है, जब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, जब आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा हाँ, जिस तरीके से आपका ये वाला मेथड डिडक्टिव से रिलेट करता है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कवरी मेथड पढ़ाया था
तो आपका डिस्कवरी मेथड जो है बच्चों वो इंडक्टिव से रिलेट करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की ना एक साइकिल होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं आइडियल। और मैंने आपके लिए इसी आइडियल मेथड को एक पूरे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आइडियल के ऊपर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था। आइडियल किसके द्वारा दिया है? ब्रैंड्सफोर्ड द्वारा दिया गया है। आपको एग्जाम में पूछा गया था कि आइडियल मेथड किसने दिया था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। सबसे पहले इसको जानते हैं। आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, देन हम इसकी तरफ आएंगे। डी का मतलब होता है डिफाइन, ई का मतलब होता है एक्सप्लोर, ए का मतलब होता है एक्ट एंड एल का मतलब होता है लुक बैक। अब आई का मतलब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि पहले ढूंढो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। देन है डिफाइन, यानी उसके बारे में अच्छे से डिफाइन करो कि क्या क्या चीज़ आपको उसके बारे में पता है और क्या चीज़ आपको नहीं पता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी कि अलग अलग रास्ते ढूंढो कि आप किस किस रास्ते से अपनी उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट, एक्ट यानी कि आपने जो अलग अलग समाधान ढूंढे हैं उनमें से कोई एक बेस्ट समाधान ढूंढो जिसका यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उसके बाद है एल, यानी कि जब आपकी सॉल्व हो गई है समस्या फिर आप उसको लुक बैक करोगे, यानी कि इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि क्या जो चीज़ मैं पूरी करना चाहती थी वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडियल मेथड। क्लियर है? अब जानते हैं इसको जो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके बारे में। चलिए अब देखिए, आई से यहाँ पर आइडेंटिफाई आपको मैंने बता दिया कि आपको ढूंढना है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका आइडेंटिफाई और डिफाइन आपका दोनों इस वाले में आ गया। क्लियर है? देन यहाँ पर था आपका एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यहाँ पर आपका आ गया कि आप ढूंढेंगे उसके बारे में कि क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद आपने क्या करा, अपने गोल सेट कर लिए कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे ये 10 बुक्स पढ़नी है, लेकिन किस तरीके से मैं पढ़ूंगा, आप अपना गोल सेट कर लेंगे। फिर आपने क्या करा, अलग अलग तरीके ढूंढे, फिर जो उनमें से एक तरीका था सबसे बेहतर तरीका ढूंढा, फिर उस तरीके को आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर देखते हैं कि क्या कितना वो सही साबित हुआ। इसी को हम बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइकिल। क्लियर है? आपको समझ आ गया पूरा प्रोसेस कैसे होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जानेंगे आपके बारे में कि आपका क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, यानी कि टीचर्स के रोल के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले कि आप बच्चों की हेल्प करेंगे कि आइडेंटिफाई कर पाए वो प्रॉब्लम को, क्योंकि बच्चे जो है छोटे होते हैं उस टाइम पे अपने आप शायद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई न कर पाए, तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कि आप उनकी हेल्प करेंगे कि कहाँ से अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली आप देखो हमारी कोई प्रॉब्लम साइकिल ही चल रही है, आपको हर एक स्टेप पे बच्चे के पीछे खड़े रहना है और कहीं वो अटकता है तो उसको गाइड करना है। नेक्स्ट है कि अलग अलग हल ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बेस्ट है, फिर उनमें से एक सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, देन बच्चों की इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। बेसिकली पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के हर एक स्टेप में आपको बच्चे की हेल्प करनी है। क्लियर है? ये तो कुछ नया नहीं बताया, सेम वही पीछे वाली चीज़ें थी जो यहाँ पर आ चुकी हैं। चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जहाँ पर आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे करते हैं उनका आंसर। तो पढ़ते हैं ये कौन सा मेथड होता है आखिर। सबसे पहले एक बहुत अच्छी लाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे taught me all I know, their names are what and why and when and how and where and who। मैंने 6 लोग रखे जो कि मुझे सब कुछ देते थे और बहुत ऑनेस्ट थे, और वो मुझे हर एक चीज़ बताते थे जो चीज़ मुझे पता है। वो कौन कौन थे? एक था व्हाट, एक था व्हाई, एक था व्हेन, एक था हाउ, एक था वेयर एंड एक था हु। ये किसके द्वारा बोला गया था? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आखिर ये है क्या। सबसे पहले अब देखो आपको 6 आपने ऑनेस्ट मैन रखे हैं, उन्होंने आपको ये चीज़ें बताई। ये जो 5-6 वर्ड है ना बच्चों, ये आपको जितनी भी चीज़ें बताना है वो सब आपको बता देंगे। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन दिल्ली। व्हाट डू यू डू? आई एम अ टीचर।
हाउ आर यू? आई एम फाइन. हु आर यू? आई एम अ गर्ल या आई एम सोनाली. Why do you want to become a teacher? Because teaching is my love. When did you decide to become a teacher? जैसे मैं बोलूँ कि बिफोर 2 years. तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक जो ये वर्ड्स है ना, इनसे आपको हर एक चीज़ पता चल जाता है कि जो जो चीज़ें आपको पता है. क्वेश्चन आंसर मेथड यही है. आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके ना बच्चे के अंदर जितनी भी नॉलेज है ना, सारी की सारी नॉलेज के बारे में आप उनका पूछ सकते हैं. सारा का सारा ज्ञान उनका उनके अंदर से बाहर ला सकते हैं. इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर मेथड. क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले कि ये एक लॉजिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं. तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि इनके ये 2 नाम है. पहला है इसका नाम लॉजिकल मेथड एंड दूसरा है सोक्रेटिक मेथड. ठीक है, चलिए. ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप कभी भी लर्निंग, टीचिंग और टेस्टिंग से अलग कर ही नहीं सकते. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बिना क्वेश्चन पूछे क्या आपको पढ़ा सकती हूँ? बिना आपका टेस्ट लिया, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे आपको चेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. तो इनडिस्पेंसिबल का मतलब है जिसको आप अलग नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन आंसर के बिना आपकी टीचिंग अधूरी है. इसका इस्तेमाल करके आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कितनी चीज़ें आती है, बच्चा कितनी क्षमता तक सोच सकता है, बच्चा कितनी अच्छी तरीके से रीजनिंग कर सकता है, यानी कि लॉजिक्स का यूज़ कर सकता है. इसलिए देखो हम इसको लॉजिकल मेथड भी बोलते हैं. तो क्वेश्चन आंसर का मेथड का इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि इसका कोई एम होता है. अब जैसे कि मैं आपसे एंड में क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्विज राउंड करती हूँ, तो एम है ना एक उसका, ताकि मैं जान सकूँ कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का एक एम होता है. क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का यूज करके आप बच्चों के वीक पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं. जैसे कि मैं आपको क्या बोलती हूँ, चलिए चेक करते हैं आपकी नॉलेज और देखते हैं कि कितने बच्चों के आंसर सही होते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों की नॉलेज में गैप रह गया. तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, आपके वीक पॉइंट्स को डायग्नोज करती हूँ, या फिर आपका जो हम टेस्ट लेते हैं वहाँ से भी आपकी वीक पॉइंट्स को पकड़ा जाता है. क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन. मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर करते हैं. आप कुछ डाउट पूछते हैं मेरे से, क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैं आपका आंसर करती हूँ. तो यहाँ पर क्या हुआ, हम दोनों का आपस में एक्टिव पार्टिसिपेशन, हम दोनों का बराबर का रोल है इसके अंदर. नेक्स्ट है कि ये एक टाइम टेकिंग मेथड है. अब देखिए आपका टेस्ट लेते टाइम लगता है, फिर रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है, ये देखने में किस किस बच्चे की कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, हर चीज़ को देखने में टाइम लगता है. तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है कि आप क्वेश्चन आंसर मेथड को बच्चों के लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट है रेलिवेंसी, यानी कि आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस बच्चे को पूछने हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जो उनसे रेलेवेंट हो. अब मैं आपको पढ़ाती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब कि आपको मैं पार्ट भी पढ़ाती हूँ, आपसे मैं पूछने लग जाऊँ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, तो रेलेवेंसी तो कोई है ही नहीं, कोई इनका रिलेशन तो है ही नहीं, तो फायदा नहीं होगा. तो आपस में रेलेवेंसी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की एंड क्वेश्चन आंसर मेथड की. ठीक है. नेक्स्ट है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछने चाहिए. हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने, हमेशा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको पूछने हैं. अब आप देखना, आपको आपके टेस्ट पेपर में हमेशा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं. आपको कभी भी सेम तरीके के क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते होंगे. नेक्स्ट है रेज मेंटल एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पर भी आप बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ता है, बच्चा उस चीज़ के बारे में सोचता है और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे की मेंटल एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है. नेक्स्ट है कि यहाँ पर आप हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए हर एक बच्चे से पूछेंगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा. नेक्स्ट है कि इसमें आपको बच्चों को टाइम देना पड़ता है आंसर देने के लिए. ऐसे नहीं होगा, अच्छा बताऊंगी प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, अच्छा तुमने अब तक दिया क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं दिया, थोड़ा सा टाइम दो, सोचेगा बेचारा तब बताएगा. ऐसे थोड़ी फट से तुमने बोला और 1 सेकंड के अंदर हो गया. चलिए नेक्स्ट है कि आपको ना कुछ तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है अपनी क्लास में. कैसे क्वेश्चन है, वाज दादा भाई नौरोजी गोल्ड मैन ऑफ इंडिया. आपने ये भी बता दिया कि दादा भाई जो नौरोजी हैं वो गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे. आपने दोनों चीज तो बता दी, बस बच्चा यस और नो बोलेगा. अब बच्चा जहाँ यस और नो बोलेगा वहाँ उसकी मेंटल एक्टिविटी तो बढ़ी ही नहीं, उसका मतलब कुछ डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं. या फिर जैसे आपने पूछा बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो देखो क्या हुआ,
मैंने आपको 5 वर्ड बताए थे, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, वेयर। इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, और जहां पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर बच्चे की मेंटल एक्टिविटी ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा ही अपनी क्लास में आप सब अवॉइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमारी ट्रेन आ चुकी है एनालिटिकल मेथड पे, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि के ऊपर। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एनालिसिस के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले विश्लेषण करना, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझना। अब इस मेथड के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले कि इसको हम लॉजिकल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जब चीज़ों को एनालाइज करते हो, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप ब्रेक करते हो तो वहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे लॉजिकल मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप अननोन से नोन की तरफ जाते हो, यानी कि जो चीज़ आपको नहीं पता आप उसको ब्रेक करोगे, फिर उसको अलग अलग तरीके से आप स्टडी करोगे, फिर आप एक जगह यहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आप कहाँ से गए? अननोन से लेकर नोन की तरफ गए। नेक्स्ट, यही चीज़ क्या आप प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ कर सीखते हो, और जब आप प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ कर सीखते हो तो उसके पीछे के जितने भी हिडन एस्पेक्ट्स हैं आप उन सबको अच्छी तरह से जान लेते हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने बच्चों बोला है कि एनालिसिस में सबसे ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पहले चीज़ों को तोड़ोगे, उसके पीछे के कारण, उसके जो पीछे के कारण है उनको जानोगे, उनमें लॉजिक लगाओगे, सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ोगे, फिर एक रिजल्ट पे आओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, आपका सबसे ज़्यादा उच्चतम बौद्धिक प्रदर्शन आपका एनालिटिकल मेथड में ही होता है। नेक्स्ट, आपको जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपको बच्चे को आपने बोला कि हाउ टू प्रूव द इक्वालिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि दो ट्राइंगल की इक्वालिटी को कैसे प्रूव करोगे। बच्चे के पास एक समस्या है, अब क्वेश्चन को जो है तोड़ेगा, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, अब इक्वालिटी किस किस बेसिस पे होती है, मतलब रूल लगाएगा, साइड 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 इक्वल है, साइड साइड इक्वल है, एंगल साइड एंगल इक्वल है, अलग अलग रूल्स लगाएगा, फिर जाके एक जगह पहुंचेगा वो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन निकलेगा ही। तो एक तरीके से ये आपका एग्जांपल हो गया जहां पर आप एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका एनालिसिस लगता है। ज़्यादातर जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर एनालिसिस ही यूज होता है, क्योंकि आप हमेशा वहाँ पर प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ कर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है सिंथेटिक मेथड, बिल्कुल ही एनालिसिस का अपोजिट। एनालिसिस में क्या हुआ, टुकड़ों में चीज़ों को तोड़ दिया। सिंथेटिक में क्या होता है, आपस में चीजों को जोड़ देते हैं और एक चीज बना देते हैं। चलिए, सिंथेटिक बच्चों बना है सिंथेसिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है चीजों को जोड़ना। इस मेथड में आप क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास कुछ अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, आप उनके ऊपर अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर उनको एक साथ जोड़ के आप एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस मेथड में आपके पास पहले एक डाटा होता है जिसके बारे में आपको पता होता है। एनालिसिस में क्या था, आपके पास अननोन चीज थी जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास नोन डाटा होता है, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर आप धीरे 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 अननोन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, एनालिसिस में हुआ अननोन से नोन एंड सिंथेटिक में हुआ आपका नोन से अननोन। क्लियर है? इसमें क्या होता है, आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपको कभी पता ही नहीं थी, एक नई इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपको बिल्कुल उसका अपोजिट था, बस आपको ये मतलब जानना है इसके बारे में कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, नोन से लेके अननोन की तरफ जाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी पता है, फिर आप उनको जोड़कर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप अननोन चीजें में जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। नेक्स्ट है आपका डेल्टल प्लान, ये आपका लास्ट है। इसमें हमने जितने भी टीचिंग मेथड्स पढ़ने थे हमारे सारे हो चुके हैं, इसमें लास्ट है आपका डेल्टल प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने दिया था बच्चों, हेलन पार्कस्ट ने इसको दिया था। अभी थोड़ा सा अलग सा है, बाकी सब तो क्या है आपको नाम से कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके नाम से ना क्लियर नहीं होता कि इस मेथड के अंदर क्या है। अब डेल्टन मेथड में ना बच्चों क्या हुआ, पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको ना फिर बाद में समझ आ जाए। इसमें क्या है, बच्चों को ना पूरी फ्रीडम दी जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं ही आपको क्वेश्चन दूंगी, मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी, कैसे करना है वो बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को आप इस मेथड के अंदर बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, आप खेलो कूदो कुछ भी करो, बस मैं क्या करूंगी, आपको कुछ असाइनमेंट दे दूंगी, कुछ आपको होमवर्क दे दूंगी,
आपको बस टाइम पे वो होमवर्क करके मुझे देना है। सपोज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया और आपको 1 हफ्ते के अंदर उस असाइनमेंट को करके देना है। इसके आगे मैं बस आपको गाइड तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी ऐसे मत करो, वैसे मत करो, खेलो मत, कूदो मत, अभी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसमें मतलब क्या होता है, बच्चों को फ्रीली छोड़ दीजिए, बच्चा खुद से करके सीखेगा और आपने जो असाइनमेंट उन्हें दिया है वो आपको उन असाइनमेंट को पूरा करके देगा। ये आपके लिए था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, डाल्टन प्लान के अंदर 3 चीजें हेलन पार्कस ने बनाई। सबसे पहला था हाउस, तीसरा असाइनमेंट एंड अगला था लेबोरेटरी। अब जो हाउस है उसको हम बोलते हैं स्कूल। स्कूल को क्या नाम दिया उन्होंने, हाउस, ये हमारा घर है। लेबोरेटरी को बोला उन्होंने क्लासरूम, यानी क्लासरूम जो है एक तरीके की लैब होती है। लैब में क्या है, सब चीजें आके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कुछ कुछ नई नई चीजें ढूंढते हैं, फिर वहां से उनकी नॉलेज डेवलप होती है। नेक्स्ट है असाइनमेंट, यानी कि आप जो भी उनको होमवर्क देते हैं उसको उन्होंने नाम दिया था असाइनमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सबसे पहले कि जो ये डाल्टन मेथड है बच्चों, वो जॉन डुए और मॉन्टेसरी इनसे प्रभावित होकर इन्होंने बताया। क्योंकि मॉन्टेसरी में क्या होता है, बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है। जॉन डुए में क्या होता है, बच्चा खुद करके सीखता है। तो उन्होंने इस मेथड में दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लर्निंग होती है, हर बच्चा अलग अलग अपना काम करता है। चाहे साथ में वो खेल के सीख रहे हो, लेकिन हर बच्चे का अलग अलग असाइनमेंट है, उसको अपना अपना असाइनमेंट पूरा करके देना है। इसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल फ्री है, वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएगा। इस टाइम में ये पढ़ूंगा, इस टाइम में खेलूंगा, इस टाइम में लंच करूंगा, यानी कि पूरा का पूरा टाइम टेबल बच्चा खुद बनाता है। बस बच्चे को क्या करना है, जो असाइनमेंट उसे दिया गया है उसे टाइम पर पूरा करके देना है। नेक्स्ट है, इस मेथड के थ्रू बच्चे के टैलेंट और सोसाइटी के नीड के बीच में बैलेंस बनाया जाता है। अब कैसे, बच्चा जब खुद से करके चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर के जो टैलेंट है वो डेवलप होते हैं, प्लस बच्चे को खुला छूट दे दी हमने। सोसाइटी में भी क्या होता है, हर एक इंसान जो है खुला होता है, तो हम सीखते हैं कि हमें कैसे दूसरों से बात करनी है, किस तरीके से टाइम पे अपना काम पूरा करना है। सब चीज़ें हम सोसाइटी के हिसाब से, जैसे हम रहते हैं, हम अपनी क्लासरूम में भी डाल्टन प्लान में उसे हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट है, जो हमारी टैग लाइन है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, यानी कि टीचर का सारा अहम रोल होता है। टीचर सिर्फ पीछे रह के गाइड करता है, बाकी सब कुछ एक बच्चा ही करता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए, नेक्स्ट है कि ये ना कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये सारे प्रिंसिपल भी देखना, वहीं से निकल के आएंगे जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि हर एक बच्चा अपना अपना एफर्ट लगाता है, अपनी अपनी मेहनत करता है असाइनमेंट को पूरा करने में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चे को पूरी फ्रीडम मिली है, अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से प्लान करो, आपको कब उठना है, कब सोना है, कब आपको खाना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एफर्ट, जब बच्चा इंडिविजुअल काम करेगा तो एफर्ट भी तो सेल्फ ही लगाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ बच्चे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके उन्हें एक दूसरे से डील करना होता है, आपस में इंटरेक्ट करना होता है, और जब साथ मिलके आप काम करते हैं तो उससे आपके अंदर कोऑपरेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, अब यहाँ क्या होता है, टीचर आपको असाइनमेंट देती है, आपको उस असाइनमेंट को पूरा करना है, तो बच्चे के पास क्या है, एक गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए बच्चा काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग यहाँ से हमारा क्लियर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है कि यहाँ पर बच्चे की कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होती, मतलब चम्मच में नॉलेज भरी और दे दी, ये काम नहीं है, बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक गोल होता है तो पर्पसफुल लर्निंग है, ये सिंपल वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर बच्चों को घर के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, जो भी आपको होमवर्क है वो आपको यही करना है आपके स्कूल के अंदर, आपके लेबोरेटरी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्लासरूम। घर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, जितना है यहीं पे करना है। नेक्स्ट है, इसमें बार बार बच्चों के टेस्ट नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट के विरुद्ध है, और ये जूनियर क्लासेस के लिए अच्छा मेथड नहीं। अब बच्चाओं क्या, नर्सरी केजी का बच्चा अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्लान कर लेगा, अगर टीचर से गाइड नहीं करेगा तो जूनियर क्लासेस में आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आगे जाके हायर क्लासेस में इनका इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीज़ें आई होप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब जितना हमें पढ़ना था हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया।
अब आता है हमारा क्विज राउंड, जहां पर मैं आपसे इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप सब उनका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज राउंड। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने क्लास में अपने बच्चों को बोला कि आपको जाके पुलिस स्टेशन को विजिट करना है, ठीक है, और आपको सारी चीजें देखनी है कि पुलिस स्टेशन में कैसे काम करना है और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर टीचर कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही है? पहला है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, नेक्स्ट है एनालिटिक मेथड, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, डी है डाल्टन प्लान। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि आइडियल मेथड किसने दिया था। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बहुत इजी है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सिंपल बताएंगे आइडियल मेथड किसने दिया था। डाल्टन प्लान के अंदर हेलन पार्कस ने 3 चीजें आपके लिए बताई थी, आपको बतानी है वो 3 चीजें कौन सी थी। मतलब उन्होंने स्कूल के लिए, टास्क यानी होमवर्क के लिए या फिर क्लासरूम के लिए किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आज आप इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों के तीनों क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप सो कि आपको हमसे पढ़ के मज़ा आया होगा, और अगर आपको हमसे पढ़कर मज़ा आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके नोन में कोई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।